हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग को जैसा पता ही होगा कि हाल ही में चाइनीज सोल्जर ने हमारे 20 आर्मीज को शहीद कर दिया। इसको लेके इंडिया में काफी प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट किसके खिलाफ हो रहा है? प्रोटेस्ट चाइनीज प्रोडक्ट्स और चाइनीज गवर्नमेंट को लेके हो रहा है। लेकिन इससे एक कॉमन क्वेश्चन सबके दिमाग में चल रहा है कि चाइना वाले इतने सस्ते में प्रोडक्ट्स आके क्यों बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे कि चाइना वाले इतने सस्ते में अपने प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं और इंडिया और दूसरी कंट्री में कैसे इतने सस्ते में प्रोडक्ट्स बेचते हैं। चलिए अब जानते हैं इंडिया और चाइना के इंपॉर्टेंट ट्रेड फैक्ट्स। ये आप लोग को पता ही होगा, इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री। इंडिया के पास काफी नेचुरल रिसोर्सेज है। इंडिया सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। इसके अलावा इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। इसके बाद भी इंडिया और चाइना में काफी ट्रेड डेफिसिट है। सो व्हाट इज ट्रेड डेफिसिट? अगर ये सिंपल सी ग्राफ को आप लोग देखें तो ये जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन से पता चलता है कि इंडिया ने चाइना को कितने वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट किए। अगर ये ग्राफ को देखें तो पर्टिकुलरली ये पता चलेगा 2018 में अराउंड इंडिया ने चाइना को $20 बिलियन के गुड्स एक्सपोर्ट किए। ये जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन से ये पता चलेगा कि इंडिया ने चाइना से कितने वैल्यू के प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए। अगर 2018 की बात करें तो 2018 में अराउंड $72 बिलियन ऑफ प्रोडक्ट्स चाइना से इंपोर्ट हुए। तो इससे क्लियरली पता चलेगा कि जो इंपोर्ट हुए चाइना से वो काफी ज्यादा है और एक्सपोर्ट जो इंडिया से हुए वो काफी कम है। तो इसके चलते एक गैप सा हो रहा है। दैट गैप इज कॉल्ड ट्रेड डेफिसिट। सो अगर इस ग्राफ की बात करें तो 2018 में अराउंड $52 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट। बात करते हैं कि जो मेजर आइटम है जो चाइना से इंडिया इंपोर्ट होता है वो क्या क्या है। सबसे टॉप में है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि मोबाइल, टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स चाइना से इंपोर्ट होते हैं और हर घर घर में चाइनीज प्रोडक्ट्स तो मिल ही जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडिया में चाइनीज प्रोडक्ट का मार्केट शेयर है वो अराउंड 50-60% से ज्यादा हो चुका है क्योंकि उनके प्रोडक्ट काफी सस्ते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, यहाँ तक कि इंडिया के पास नेचुरल रिसोर्सेज होते हुए भी आयरन एंड स्टील और उसके प्रोडक्ट्स भी इंपोर्ट हो रहे हैं चाइना से। प्लास्टिक की बहुत सारी आर्टिकल्स भी घर घर में मिल जाएगी, वो भी चाइना से इंपोर्ट होते हैं। इसके अलावा शिप्स, बोट्स, इनफैक्ट सारी चीज इंपोर्ट हो रही है चाइना से। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताता हूँ। चाइना वर्ल्ड की फैक्ट्री बन गई है अब। चाइना इज द वर्ल्ड्स मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर। अगर आप ये ग्राफ को देखें तो इससे पता चलेगा कि जो टॉप 10 कंट्रीज है उसमें चाइना नंबर 1 पे आ गया है और चाइना का शेयर अराउंड 28% है, जो कि यूएस के शेयर से अराउंड 12% ज्यादा है। जबकि यूएस इज द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। यूएस का जीडीपी सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में। यूएस इज अ डेवलप्ड कंट्री और चाइना इज नॉट अ डेवलप्ड कंट्री, इट्स स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री। इसके बाद भी चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है पूरी दुनिया में। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। अगर इसकी बात करें तो इंडिया कहाँ है? इंडिया शेयर्स ओनली 3% ऑफ द टोटल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ द वर्ल्ड एंड द टोटल इंडिया अभी भी काफी पीछे है। तो अब इससे काफी सवाल आ रही है कि चाइना इतना सस्ता प्रोडक्ट कैसे बना रहा है, इंडिया इतना सस्ता प्रोडक्ट कैसे क्यों नहीं बना पा रहा है और इंडिया कैसे बना सकता है इतना प्रोडक्ट सस्ता। तो इसके लिए चलिए जानते हैं क्या है इसके सारे आंसर्स। जैसा कि हम लोग को पता ही है कि चाइना अब मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड है, लेकिन सारी चीज की शुरुआत कहीं न कहीं से तो होती ही होगी। इसके लिए हम जानते हैं कि चाइना ने इसकी शुरुआत कहाँ से की। शुरुआत हुई 1978 से, जहां पर चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे डेन जियोपिंग ने 1978 को एक ओपन डोर पॉलिसी स्टैब्लिश की। इस पॉलिसी के अंदर चाइना ने 4 SEZ यूनिट सेटअप की अपने कंट्री में। अब आप लोग जानना चाहते होंगे कि SEZ होता क्या है। SEZ का होता है एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये कंट्री के अंदर ही एक स्पेसिफाइड एरिया होता है जहां पर कोई भी आदमी आके जो मैन्युफैक्चर कर सकता है और सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर सकता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट दोनों होता है। लेकिन ये जो पूरा एरिया है ये टैक्स फ्री एरिया होता है। इससे होता क्या है
कि जो एसईजेड यूनिट्स में जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं और एक्सपोर्ट सर्विसेज है, वो लोग फ्री में अपने प्रोडक्ट्स, इनपुट्स, रॉ मटेरियल्स वो डोमेस्टिक मार्केट से खरीद सकते हैं या तो इंपोर्ट कर सकते हैं और फिर उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये चीज इंडिया में भी है, ये कोई नई चीज नहीं है, ये हर जगह है। लेकिन चाइना ने इसका शुरुआत 1980s को की थी। अब ये समझना जरूरी है कि जो इनिशियली जो एसईजेड सेटअप हुए, ये स्ट्रेटेजिकली हांगकांग, मकाओ, ताइवान, ये सब जो कंट्री है, छोटे छोटे कंट्री, इसके पास में लोकेटेड थे। तो इसमें क्या हुआ कि जो ये तीनों कंट्रीज है, यहाँ पर कैपिटलिस्ट बहुत थे, लेकिन ये कंट्री छोटी है तो रिसोर्सेज की कमी है, लेबर और मैन पावर की कमी है। तो इससे क्या हुए कि ये जो यहाँ के जो बिजनेसमैन थे वो अट्रैक्ट होके चाइना में इन्वेस्टमेंट किए और चाइना में इन्वेस्टमेंट करके वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को बढ़ा दिया। तो इससे क्या हुआ कि चाइना की एक शुरुआत हो गई ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की। चाइना के प्रोडक्ट सिर्फ सस्ते लेबर के कारण सस्ता है, सवाल आप लोगों के मन में होगा। चलिए जानते हैं क्या सिर्फ सस्ता लेबर ही इंपॉर्टेंट कारण है? हाँ, वो तो डेफिनेटली एक कारण है, क्योंकि लेबर कॉस्ट इंडेक्स से साफ साफ पता चल रहा है कि चाइना का जो लेबर कॉस्ट है वो सबसे कम है पूरे दुनिया में। हाँ, चीप लेबर एक कारण है, लेकिन इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण ये है कि लेबर फोर्स एंड प्रोडक्टिविटी जो चाइना की काफी ज्यादा है, और ये दोनों की कॉम्बिनेशन लेबर कॉस्ट को और सस्ता करती है। तो लेबर प्रोडक्टिविटी क्यों ज्यादा है? लेबर प्रोडक्टिविटी ज्यादा इसलिए है कि चाइना में लेबर लॉज स्ट्रिक्ट नहीं है और लेबर लॉज रेगुलेट नहीं होते। तो इसके चलते क्या होता है कि चाइनीज कंपनी जो वर्कर्स और लेबर्स के थ्रू ओवर टाइम करवाती है, और वो ओवर टाइम के पैसे भी बहुत कम देती है, या कुछ कुछ कंपनी तो देते ही नहीं है क्योंकि ये रेगुलेट ही नहीं होती है। दूसरा कारण ये है कि लेबर को फैक्ट्री में ही रखा जाता है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होता है, कंपनी को बियर नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा जो लेबर अगर फैक्ट्री में रहता है तो वो और ज्यादा टाइम लेबर से निकलवा सकते हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी हाई हो जाती है। जानते हैं कि दूसरे फैक्टर्स क्या है जो चाइनीज प्रोडक्ट को इतना सस्ता बनाती है? सबसे पहला है कि वहाँ जो रॉ मटेरियल है काफी चीप है। जो चीप रॉ मटेरियल के दो इंपॉर्टेंट रीजंस है। सबसे पहला कि जो रॉ मटेरियल है वो चाइना में ही प्रोड्यूस होती है, जिसके कारण वो इजीली चाइना में अवेलेबल होती है। दूसरा कि जो रॉ मटेरियल है उसकी डिमांड काफी होती है और वो सस्ते दामों में चाइना में मिलती है, जिसके कारण रॉ मटेरियल काफी सस्ता है। एक इम्पॉर्टेंट रीजन है कि जो चाइना में कॉस्ट कम होती है वो कि वहाँ मास प्रोडक्शन होती है। मास प्रोडक्शन ऐसे होता है कि सपोज मान लो एक फैक्ट्री है चाइना में जो कि कोई प्रोडक्ट बना रही है, उसके लिए कोई रॉ मटेरियल लगता है, तो वो फैक्ट्री क्या करती है कि वो जो रॉ मटेरियल है वो बनाने के लिए एक फैक्ट्री और खोल देती है। तो इससे क्या होता है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो जाती है और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो काफी कम हो जाती है। इसको बोलते हैं मास प्रोडक्शन। और वो जो प्रोडक्शन में काफी ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेड रहते हैं, तो उससे काफी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। दूसरा रीजन है लेस ब्यूरोक्रेसी। वहाँ चाइना में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का चलता है, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। चाइना इज ए कैपिटलिस्ट कंट्री, एक वन पार्टी रूल करती है, तो वहाँ पर बिजनेसमैन को काफी फेवरेटिज्म किया जाता है। वहाँ पर इजी अप्रूवल्स मिलते हैं, इजी लाइसेंस मिलती है, और जो लाइसेंस मिलती भी है तो वो उतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती है। तो इस कारण जो अप्रूवल्स है काफी इजी हो जाते हैं, इसीलिए दूसरे कंट्री भी चाइना में इजीली अट्रैक्ट होकर वहाँ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज खोलते हैं। तीसरा कारण जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि वहाँ जो कंप्लायंस है, जो हेल्थ और सेफ्टी रेगुलेशन के कंप्लायंसेस है, वहाँ गवर्नमेंट उतने स्ट्रिक्टर नहीं है, और वहाँ इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस भी बहुत ही लीनियंट है। तो इसके चलते जो कॉस्ट ऑफ कंप्लायंसेस है वो काफ़ी कम हो जाती है। अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया में ये दोनों काफ़ी स्ट्रिक्ट है। अगर कोई कंपनी अगर इंडिया में फैक्ट्री खोलना चाहता है तो उसको ये जो कंप्लायंस है इसको रेगुलेट करना ही पड़ेगा, और उसके चलते काफी पैसे भी खर्च होते हैं और काफी टाइम भी लगता है, जिसके चलते प्रोडक्ट महंगा होता है।
एक इम्पॉर्टेंट रीजन जो सबको जानना बहुत ही जरूरी है, चाइना एक स्ट्रैटेजी अपनाता है जिसको बोलते हैं डंपिंग। डंपिंग में क्या होता है कि चाइना क्या है, चाइनीज गवर्नमेंट चाइनीज कंपनी को बोलती है कि तुम दूसरे कंट्री में अपने प्रोडक्ट्स बेचो, जितने भी प्रोडक्ट बेचोगे तुम वहां पर सस्ते में बेचो, और जो तुमको नुकसान होगा उस सस्ते प्रोडक्ट बेचने में दूसरे कंट्री में, वो चाइनीज गवर्नमेंट वो कंपनी को देगी। इससे क्या होगा कि वो चाइनीज प्रोडक्ट वो दूसरे कंट्री में चाइनीज प्रोडक्ट का दबदबा हो जाएगा। इसको बोलते हैं डंपिंग स्ट्रेटेजी। चाइना ये बहुत इजीली प्ले करता है, जिसके चलते वो अपना एक दबदबा बनाना चाहता है। रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक आत्मनिर्भरता का एक नारा दिया था, जिससे क्या ये आत्मनिर्भर बन के इंडिया चाइना को बीट कर सकता है, और इसके लिए क्या क्या करना चाहिए इंडिया को। सबसे पहला, इंडिया को जो R&D है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उस पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। जो करंट इन्वेस्टमेंट है R&D में, वो 1% ऑफ जीडीपी से कम है, जो कि उसको कम से कम 3 से 5% ऑफ जीडीपी करना पड़ेगा। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी और पॉलिसी सपोर्ट है प्राइवेट कॉरपोरेशन और कंपनीज को देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, जिससे कि वो काफी नए नए टेक्नोलॉजी से नए नए प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इसके अलावा इंडिया को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर में, और इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा जो स्किल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो एजुकेशन डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर। अब बात करते हैं सेल्फ रिलायंट कैपेबिलिटीज, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्टर जो आत्मनिर्भर भारत बनने में मदद करती है। क्योंकि अगर अगर हम लोग देखें कि जो मेजर इंपोर्ट्स है चाइना से, उसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और व्हीकल, ऑटो पार्ट्स, काफी ये सब है। तो अगर ये सब चीज इंडिया अपने घर में खुद ही बनाने लगे तो चाइना पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और इंडिया एक आत्मनिर्भर देश बन जाएगा। तो सेल्फ रिलायंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, स्टोरेज सिस्टम, सोलर पावर, एयरक्राफ्ट, बायोटेक, फार्मा, ये सारी चीज है, इस पे इंडिया को सेल्फ रिलायंट कैपेबिलिटी जनरेट करने पड़ेगी। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ एंड एजुकेशन में इंडिया को इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ेगी। एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्टमेंट इंडिया का काफ़ी कम है, जिससे कि क्या हो रहा है कि स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते जो मैन पावर है उसमें स्किल्ड मैन पावर नहीं आ पा रही। तो अगर इस तरह से इंडिया अपने आप को रीडेवलप करे तो इंडिया जरूर एक दिन चाइना को बीट कर पाएगा, और इंडिया भी सस्ते प्रोडक्ट बना के पूरी दुनिया में अपना डंका बजाएगा, और ऐसे ही इंडिया एक आत्मनिर्भर भारत की ओर तरफ चला जाएगा। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।